हेलो स्टूडेंट्स, आपके जीएसटी सर आपके लिए सेकंड लेक्चर ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर लेके आए हैं। ऑलरेडी मैंने फर्स्ट लेक्चर आपको बता दिया है, दे दिया है। अब सेकंड लेक्चर लेके आए, ठीक है। तो नाउ स्टार्ट। द फर्स्ट टॉपिक इज द electromagnetic wave, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद इस पे बात करते हैं। देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव associated with oscillating electric field and magnetic field The electromagnetic wave associated with oscillating electric field and magnetic. These both field perpendicular each other, and direction of waves and direction of propagation also परपेंडिकुलर। अब क्या होता है, आप देखिए, एसोलेटिंग यानी मोमेंटम करता हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मैग्नेटिक फील्ड हो, और एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और जो वेव मूव कर रही है वो भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो क्या प्रोपोगेशन ऑफ वेव, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो वेव का मोमेंटम, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। देखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ electromagnetic wave और waves। वेव की प्रॉपर्टी हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वही प्रॉपर्टी। तो क्या करते हैं, ये देखिए, ये वेव का मोमेंटम है, ये आप सोर्स आप है, ये यहाँ पे आपका सोर्स है, ये जो ये आपका है, ये ऊंचाइयां हैं, जो हाइट है, ये क्या कहलाते हैं आपके, क्या कहलाते हैं, क्रिस्ट कहलाते हैं। क्रिस्ट, ये दो क्रिस्ट हैं, ये क्रिस्ट हैं, और जो नीचे होते हैं इनको क्या कहते हैं, ट्रफ कहते हैं। और ये जो हाइट होती है इसको क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है या वेव्स है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वेवलेंथ होना चाहिए, एम्पलीट्यूड होना चाहिए, वेलोसिटी होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वेव नंबर होना चाहिए।
ये प्रॉपर्टी है, दैट मीन्स वो वेव जैसा बिहेव कर रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेवलेंथ। वेव लेंथ, इसे किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से डिनोट करते हैं। क्या किससे डिनोट करते हैं? अब क्या होता है, वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रिस्ट। क्रिस्ट जो होते हैं, जो एक दूसरे के पास वाले, उनके डिस्टेंस को क्या कहते हैं? वेवलेंथ। क्या कहते हैं? तो वेवलेंथ। तो क्या डिफाइन कर सकते हैं? द डिस्टेंस, देखिए, the distance between two nearest पास वाले crest और trough, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस या इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होती है? वेवलेंथ। अब डिस्टेंस को कैसे आप मेजर करते हैं? डिस्टेंस को मेजर करने का तरीका है, मीटर हो सकता है, सेंटीमीटर हो सकता है, यूनिट क्या होती है? माइक्रोन हो सकता है, एंगस्ट्रॉम हो सकता है। तो उससे जो डिस्टेंस की यूनिट है वो सारी यूनिट वेवलेंथ को मेजर करने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो आपकी है वो प्रॉपर्टी है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी, इसको किससे डिनोट करते हैं? न्यू से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं? न्यू से डिनोट। क्या होती है फ्रीक्वेंसीज? द नंबर ऑफ वेव, द नंबर ऑफ वेव पास्ड एट ए पॉइंट इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड यानी 1 सेकेंड में जितनी बार एक पॉइंट को पास करते हैं नंबर ऑफ वेव्स, वो क्या कहलाता है? आपका फ्रीक्वेंसी। इसको कहते हैं नंबर ऑफ साइकिल पर सेकेंड। एक साइकिल करने में 1 सेकेंड में कितनी साइकिल करता है उसे कहते हैं क्या? फ्रीक्वेंसी। इसको डिनोट कर, इससे इसकी यूनिट होती क्या? हर्ट्ज। क्या होती है? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हर्ट्ज। HERTZ, हर्ट्ज। ठीक है, इसकी यूनिट्स क्या होती है? हर्ट्ज। 1 साइकिल पर सेकेंड इक्वल टू 1 हर्ट्ज के होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका वेलोसिटी। क्या है नेक्स्ट क्वांटिटी ऑफ? वेलोसिटी। इसे B या C से डिनोट करते हैं। अब क्या है? The distance traveled in 1 second। 1 सेकेंड में जितनी डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी कोई भी वेव, वो क्या कहलाती है? उसका वेलोसिटी कहलाता है। क्या कहलाता है? वेलोसिटी कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी है वेव नंबर। क्या है? वेव नंबर। इसे न्यू बार से डिनोट करते हैं। वेव नंबर इज द, क्या कहलाता है? वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। वेवलेंथ का जस्ट अपोजिट होता है, तो क्या होगा? द wave number is reciprocal of wavelength। क्या होगा? वेवलेंथ। तो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट हो जाएगी। तो फॉर्मूला भी देख लीजिए, न्यू बार इक्वल टू 1/λ। ये फॉर्मूला इसके लिए हो। अब क्या रिलेशन, कुछ रिलेशन भी हम इसमें होते हैं। एक रिलेशन और दिखाते हैं आपका फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का, ठीक है। न्यू इक्वल टू C/λ। क्या है ये?
न्यू इज द फ्रीक्वेंसी, सी क्या है, सी लाइट की वेलोसिटी, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट की मीटर पर सेकेंड, ये क्या है आपकी वेलोसिटी है। बात समझ में आ गई, नोट कर लीजिए। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, कैलकुलेट द वेव नंबर फ्रीक्वेंसी ऑफ एलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ 5800 एंगस्ट्रॉम। तो क्या निकालना है आपको, फ्रीक्वेंसी निकालनी है और वेव नंबर। अब फार्मूला आप जानते हैं, वेव नंबर का फार्मूला क्या होता है, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा, न्यू बार इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। चलिए देखते हैं लैम्डा कितना है, 5800 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर में चेंज कर दिया किस टाइम, तो 1 अपॉन 5800 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, पावर को ऊपर ले जाते हैं, 1 इंटू 10 टू पावर 10, 5800। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट करने पर क्या होगा देखते हैं। कितना 4 1 2 3 4 ले लिया, इसके बाद 6 हो गया, 58 इसको क्या कट कर दिया, 58 को क्या कर दिया, 58 1 टाइम जाएगा 1000 को 58 से डिवाइड करोगे 1 टाइम जाएगा, तो 1 पॉइंट कितना बचा आपका, अब क्या जाएगा 1.7 इंटू 10 टू पावर 6 क्या होगा मीटर इनवर्स, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आया आपका क्या करना है, आपको फ्रीक्वेंसी निकालना। फ्रीक्वेंसी के लिए क्या है, वही फॉर्मूला सी अपॉन लैम्डा। सी की वैल्यू आप जानते हैं 3 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड, लैम्डा की वैल्यू क्या 580 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर। वही अपना पावर को ऊपर नीचे करते हैं तो क्या होगा, पावर ऊपर गई 3 इंटू 10 टू पावर 18 हो जाएगा, 5800 इसको चेंज कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करने के बाद इसकी वैल्यू आएगी लगभग 5.17 इंटू 10 टू पावर 14। ये आपका फ्रीक्वेंसी है, और किसमें आएगी मीटर, फ्रीक्वेंसी कितने में आएगी हर्ट्ज, ठीक है। देख लीजिए क्वेश्चन करते हैं, द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो Delhi broadcast at a frequency of 1368 kilohertz. Calculate the wavelength of electromagnetic radiation emitted by transmitted. Which part of the electromagnetic spectrum does it belong to? Which part of spectrum? अब देखिए क्या क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ पूछ रहा है, और पूछ रहा है किस वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम का ये बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या है, क्या दे रखा है, आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी, क्या दे रखा है, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी। फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या दे रखा है 368 किलो हर्ट्ज, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा हर्ट्ज में, 368 इंटू 10 टू पावर 3 यानी कि हर्ट्ज में चेंज हो गई। अब आपको क्या निकालना है, वेवलेंथ। तो जानते हो न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा, तो लैम्डा इक्वल टू क्या हो जाएगा सी अपॉन फ्रीक्वेंसी, है ना। तो क्या है आपका सी कितनी होती है
3 × 10⁻, कितनी 8, और फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है आपका 368 × 10⁻, कितना पावर है 3। अब आप इसको चेंज कर लीजिए, क्या है पावर ऊपर भेज दिए, 3 × 10⁻, 11 हो जाएगा इधर, 13, 6, 8, और इसको कट करते हैं, 0 बढ़ा देते हैं, है ना। तो क्या है 3 × 10⁸ है, इसको कट करते हैं तो कितना आएगा 219.3 मीटर, ये आपका आएगा। तो ये नोट कर लीजिए आप। अब नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मैग्नेटिक रेडिएशन या वेव और स्पेक्ट्रम, जो भी हो सकता है। क्या है रेडिएशन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कह सकते हैं या स्पेक्ट्रम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, या स्पेक्ट्रम भी कहा जा सकता है। ठीक है, लाइक दैट अरेंज किया गया है इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ, और इस अरेंजमेंट को क्या कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। The arrange of different rays in increasing order of the wavelength is called electromagnetic spectrum। देखिए क्या है, फर्स्ट आपकी जो रेज है वो क्या है, आपकी क्या है कॉस्मिक रेज। क्या है कॉस्मिक रेज। नेक्स्ट है आपकी गामा रेज। क्या है गामा रेज। नेक्स्ट आपकी क्या है एक्स रेज। नेक्स्ट क्या है आपकी अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज या यूवी रेज भी कह सकते हैं इसको, ऐसे लिख सकते हैं यूवी रेज। नेक्स्ट है आपका विजुअल। क्या है विजुअल रेज। और इसके बाद आपका है इंफ्रारेड रेज। और इसके बाद आपका क्या है माइक्रोवेव रेज। और इसके बाद है आपका रेडियो वेव्स। ये है, समझ में आया बात। तो फिर से बताते हैं आपको, इसमें नहीं सही चला क्योंकि छोटा होता चला गया। तो अरेंज करते हैं, क्या अरेंज करते हैं, स्पेक्ट्रम को अरेंज करते हैं। देखिए कॉस्मिक रेज, दूसरा आपका है गामा रेज, तीसरा आपका है एक्स रेज। नेक्स्ट है आपका यूवी रेज। नेक्स्ट है आपका विजुअल रेज। और नेक्स्ट है आपका, उसके बाद आता है इंफ्रारेड। इसके बाद आती है आपकी माइक्रोवेव एंड लास्ट वन है आपका रेडियो वेव्स। ठीक है, अब कॉस्मिक रेज
अब ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ। ये अरेंजमेंट जो है आपका क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यानी कि सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसका होगा, रेडियो वेव, उसके बाद माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रारेड, उसके बाद विजुअल, अल्ट्रावायलेट रेज, एक्सरे और गामा रे। अब जानते हैं कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो वेवलेंथ ज्यादा जिस रेज का होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो गया, डिक्रीजिंग ऑर्डर किसका हो गया भाई, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी होगी, कॉस्मिक रेज की, सबसे कम किसकी होगी, रेडियो वेव्स। अब ये जो स्पेक्ट्रम है उसको याद करने का थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। जब एग्जामिनेशन में आपका कोई प्रॉब्लम आता है तो आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आपको पूछा जाए, क्वेश्चन पूछता अरेंज द ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ given radiation। तो arrange the increasing order wavelength in given radiation। जो रेडिएशन दिए गए हैं उनका ऑर्डर है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं कंपटीशन में बहुत ज्यादा। मुझे एक्स रे दे दिया गया आपको सपोर्टेड, यूवी दे दिया गया, माइक्रो वेव दे दिया गया, इंफ्रारेड दे दिया गया, इंफ्रारेड दे दिया, और मल्टी चॉइस में अरेंजमेंट कर दिया गया। अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आपको ये ऑर्डर याद नहीं। तो इसके लिए एक सिस्टम हमने डेवलप किया है। देखिए क्या आपके समझ में आता है कि कैसे याद, कॉस्मिक यानी कूल से क्या, कॉस्मिक गाइज, गामा रेज, जीरोक्स एक्स-रेज, यूजफुल यानी अल्ट्रावायलेट रेज, वीडियो यूजफुल वीडियो यानी विजुअल लाइट, इन मेडिकल यानी कि माइक्रोवेव रूम। क्या है ये, कूल गाइज जीरोक्स यूजफुल वीडियो इन मेडिकल रूम। अरे ये याद कर लेंगे तो कूल का मतलब कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजुअल रेज, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। ये इससे आपको क्या आ जाए, कूल गाइज जीरोक्स यूजफुल वीडियो इन मेडिकल रूम। अब इसका अरेंजमेंट आपको पता रहेगा, आप में इसमें गड़बड़ी होने के चांसेस नहीं है। अब आपको अरेंजमेंट पता होगा तो आप ये प्रॉब्लम भी कर लोगे। देखिए एक्स-रे क्या, वेवलेंथ का इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, तो सबसे कम जिसका वेवलेंथ होगा वो क्या है, एक्स-रेज है। उसके बाद ये है, उसके बाद इंफ्रारेड है,
उसके बाद माइक्रोवेव है। तो क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा, ये यहां से हटा दीजिए इसे, और लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। क्या हो जाएगा, माइक्रोवेव। तो ये ऑर्डर आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर वेवलेंथ हो गया, ये क्वेश्चन आपका हो गया। तो इसका रिक्वायरमेंट ऐसे क्वेश्चन में करने के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब फोटो मीन्स होता लाइट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट यानी फोटो से यानी लाइट से आप क्या इलेक्ट्रिक को प्रोड्यूस कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए फिनोमिनन ये होता है। देखिए क्या होता है, ये आपका मेटल है, ये मेटल है, इसी मेटल सरफेस पे जब आप रेडिएशन डालते हैं या लाइट डालते हैं तो उसकी सरफेस से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, इमिटेड इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं किसी भी रेडिएशन के, जो क्या है, ये इंसिडेंट रेडिएशन है, डालते वैसे ही इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं। तो इस फिनोमिनन को क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हेन strike of when radiation strike on the surface of metal, when radiation strike on the surface of metal emitted electron is called photoelectron and phenomenon is called photoelectric effect। इसको ऐसे डिफाइन किया जा सकता है ना। अब क्या ऑब्जर्वेशन हुआ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, क्या ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन। अब जैसे ही लाइट डालते हैं इलेक्ट्रॉन इमिट हो जाते हैं, तो क्या होगा, रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रेडिएशन में मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होती है, उतनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और वो फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। इतनी मिनिमम एनर्जी नहीं है तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं होगा, और हर मेटल की क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी डिफर होती है। हर मेटल की इलेक्ट्रॉन इमिट करने के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अलग होती है। तो क्या है इसका ऑब्जर्वेशन, क्या है, देखिए, इंसिडेंट रेडिएशन, इंसिडेंट रेडिएशन है मिनिमम एनर्जी और मिनिमम फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, दैट इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको क्या कहते हैं हम लोग, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या है, इंसिडेंट रेडिएशन में कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी, कितनी यू नॉट होनी चाहिए, इससे कम एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं हुआ। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। दूसरा क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है, जो काइनेटिक एनर्जी होगी, अभी इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके बाद मूव करेगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डिपेंड किस पे पड़ती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। क्या करती है, फ्रीक्वेंसी। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या समझे, तो वो किस पे डिपेंड है, इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करेगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, यानी मिनिमम फ्रीक्वेंसी तो ये होनी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के। अब इससे ज्यादा जो एनर्जी है वो कहां कन्वर्ट हो जाएगी,
इससे ज्यादा जो फ्रीक्वेंसी वो कहां कन्वर्ट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने में। किसके बढ़ाने में, काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम कैसे इमिट होंगे। आपने देखा होगा नून में सोलर जो प्लेट से ज्यादा अच्छा वर्क करती है, उसमें क्या होता है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इजी होता है। तो देखिए द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन emitted is directly proportional, number of electron emitted directly proportional intensity of radiation energy वो रेडिएशन पे डिपेंड करती है। क्या है, इंटेंसिटी क्या है, रेडिएशन पे डिपेंड करेगी। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होना, यानी फोटो इलेक्ट्रॉन ज्यादा एमिट होंगे, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होनी चाहिए या रेडिएशन ज्यादा होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन है। चलिए नेक्स्ट, प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक क्वांटम थ्योरी नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्लांक और आइंस्टीन ने मिलकर इस थ्योरी को दिया था। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, जो आपकी एनर्जी होती है, रेडिएंट एनर्जी होती है, वो क्या है, पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है। पैकेट के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती है एनर्जी, जिन्हें क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं। और इन केस ऑफ एनर्जी क्वांटम कहते हैं, और इन केस ऑफ लाइट तो इनको क्या कहा जाता है, फोटॉन कहते हैं। तो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब और इमिटेड बाय द बॉडी, स्मॉल पैकेट by the body, small packet is called quantum or photon। तो क्या है, radiant energy absorbed or emitted by the body in the form of small packet of, that is called quantum or photon। ठीक है। तो सबसे पहले पॉइंट क्या है आपका, द radiant energy absorbed or emitted by the body in the form of small packet is called in case of energy quantum, and in case of light photon। लाइट के फॉर्म में इनको क्या कहेंगे, फोटॉन कहेंगे। ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, प्लांक क्वांटम थ्योरी बताती है, जो एनर्जी ऑफ रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी, रेडिएंट एनर्जी ऑफ द फोटॉन और क्वांटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द फ्रीक्वेंसी, है ना। तो रेडिएंट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएंट एनर्जी। यानी कि क्या है आपका, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, न्यू के। ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, न्यू के। तो क्या होगा, ई प्रोपोर्शनलिटी आता है, कांस्टेंट आता है एच, जिसे कहते हैं प्लांक कांस्टेंट। और प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और अर्ग में क्या होती है, 10⁻27 अर्ग सेकेंड। ये एच की वैल्यू होती है, यानी कि प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू है। थर्ड वन क्या है, the radiant energy absorbed or emitted in the form of whole number।
द रेडिएंट एनर्जी, द रेडिएंट एनर्जी absorb or imitate in some whole number of क्वांटा या क्वांटम। ठीक है, तो क्या होगा E इक्वल टू NH न्यू, ये आपका। अब रिलेशन क्या बन सकता है आपका, किसी इलेक्ट्रॉन को इमिट करने के लिए एनर्जी क्या होनी चाहिए, E H न्यू नॉट होनी चाहिए, है ना। जब काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, H न्यू नॉट माइनस H न्यू माइनस H न्यू नॉट, यानी कि जो प्रोटॉन की एनर्जी होगी H न्यू और डिफरेंस H न्यू नॉट, वो किसके बराबर होगी, आपके काइनेटिक एनर्जी। जो एनर्जी है उससे बची हुई एनर्जी, यानी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से एनर्जी बची हुई जो एनर्जी होगी वो क्या कहलाएगी आपकी, वो क्या यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगी। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं H न्यू नॉट W नॉट, यानी वर्क फंक्शन कहते हैं इसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। mv स्क्वायर इक्वल टू H न्यू नॉट वर्क फंक्शन, इसको क्या कहते हैं, वर्क फंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्या है आपका, बोर्स एटॉमिक मॉडल। बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। देखिए बोर्स, इनका पूरा नाम निल्स बोर था। बोर्स एटॉमिक मॉडल एक क्वांटाइम मॉडल, क्वांटाइज्ड मॉडल कहलाता है। क्वांटम के अकॉर्डिंग, एनर्जी के अकॉर्डिंग इसको डिस्क्राइब किया गया है। देखिए क्या होता है, पहला जो इन्होंने पॉस्टुलेट किया था तो वो क्या कहा था कि एटम मेड अप फ्रॉम टू पार्ट्स। पहला पॉइंट क्या है इनका, एटम मेड अप फ्रॉम टू पार्ट, एटम मेड अप फ्रॉम टू पार्ट, पॉजिटिव न्यूक्लियस, around the positive electron move in definite energy orbit। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं यहाँ पे वो क्या है, अपनी डेफिनेट एनर्जी के ऑर्बिट में मूव करते हैं। अब किसी भी ऑर्बिट की एनर्जी क्या होती है, किस पे डिपेंड करती है, तो हर एक पर्टिकुलर फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, हर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है। ठीक है, तो क्या है एनर्जी ऑर्बिट क्या है, तो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, द एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक फॉर्मूला होता है E n, यानी ऑर्बिट नंबर जो भी होगा माइनस 2 पाई स्क्वायर me4 n स्क्वायर h स्क्वायर। क्या फॉर्मूला है, एनर्जी कितनी है 2 पाई स्क्वायर m स्क्वायर e की पावर 4 n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ पे पाई कांस्टेंट वैल्यू, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट वैल्यू, प्लैंक कांस्टेंट वैल्यू। तो इनका सब कैलकुलेशन करने के बाद, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में आप ये सारा कैलकुलेट करो तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी कंपटीशन वगैरह में, तो क्या है हम लोगों ने क्या एक कॉमन जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है उससे आपको एनर्जी आसानी से निकाल सकते हो। 21.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 अपॉन n स्क्वायर। अब नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ती है तो क्या है E इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है, E इक्वल टू माइनस 21.8 इन 10 टू पावर माइनस 19 n स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या है आपकी, इसकी यूनिट अलग है, यूनिट इसकी क्या है फॉर्मूला। चलो एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, E n माइनस 2 पाई स्क्वायर m की पावर n स्क्वायर स्क्वायर। अब आपको इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, इन सब की वैल्यू रख के कैलकुलेट किया तो 21.8 इन 10 टू पावर 19 n स्क्वायर। अब यहां पे जो ये वैल्यू है जूल पर एटम में है, ये जो वैल्यू है जूल पर एटम में है। ठीक, नेक्स्ट आप इसको दूसरे, अब इसके दूसरे फॉर्म में किया जा सकता है, दूसरी और सिंप्लीफाई किया जा सकता है माइनस 13.6 n स्क्वायर, और ये क्या है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सिंप्लीफाई कर दें
देखिए और सिंप्लीफाई किया n माइनस 1312.n² किलो जूल पर मिनट। तो आप चाहे इस फॉर्मूले से निकाल, चाहे इस फॉर्मूले से निकाल, जो आपकी एनर्जी जो मांग रहा है उस फॉर्मूले से ये एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं, उस फॉर्मूले से एनर्जी ऑफ ऑर्बिट निकाल सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पूरा कैलकुलेट करके इसलिए हमने ले लिया कि जिसमें कंपटीशन में आपको टाइम ना दे। तो मेन फॉर्मूला तो ये है आपका, ठीक है। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं एनर्जी ऑफ ऑर्बिट। फिर आगे क्या रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालना हो आपको, रेडियस ऑफ ऑर्बिट निकालनी हो तो क्या होगा a0 n² z। a0 क्या होता है 0.523 एंगस्ट्रॉम। अब इसकी वैल्यू क्या है, a0 की वैल्यू जो कि बोहर ऑर्बिट होती है यानी हाइड्रोजन की फर्स्ट ऑर्बिट का क्या होता है ये रेडियस होता है। इसको डिफरेंट आपको नंबर ऑफ ऑर्बिट देख लीजिए, एटॉमिक नंबर देख लीजिए, तो आप इसको आराम से निकाल सकते हैं। ये फॉर्मूला आपका होगा। चलिए नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको v से डिनोट करते हैं। v फॉर्मूला v नॉट z अपॉन n, और v नॉट की वैल्यू जो है 2.188 इंटू 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ पर जितना भी जिसको निकालना है ये वैल्यू निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जेड क्या एटॉमिक नंबर, एन क्या ऑर्बिट नंबर, तो ये वेलोसिटी भी निकाली जा सकती है। नेक्स्ट आपको आया अब नेक्स्ट पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ऑर्बिट में तो ये क्या करता है एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है। क्या करता है एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस करता है, और इस एंगुलर मोमेंटम क्या होता है इसका। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, नेक्स्ट पॉइंट बोर्स एटॉमिक मॉडल का क्या है, थर्ड पॉइंट होगा। तो वो क्या है व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड मूव करता है तो इनका एक एंगुलर मोमेंटम प्रोड्यूस हो जाता है, और वो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है mvr इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है mvr इक्वल टू nh/2π। तो आपको एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो आप पता कर सकते हैं, एच पता है, पाई पता है आपका, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v वेलोसिटी पता है, r रेडियस ऑफ ऑर्बिट, ठीक। तो आप पता कर सकते हैं, तो लिख सकते हैं व्हेन electron move around the nucleus they reduced angular momentum mvr इक्वल टू nh/2π, ये कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, अब क्या है इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं डेफिनेट एनर्जी ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं, अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट की अपनी एक एनर्जी होती है, क्या होती है इसकी अलग ऑर्बिट, इसकी ऑर्बिट मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे ऑर्बिट होगी, जब इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी ऑर्बिट से लो एनर्जी ऑर्बिट में जंप करेगा, क्या करेगा जंप करेगा तो एनर्जी रिलीज करता है हाई टू लो। तो सपोज दैट ये E2 है एनर्जी लेवल और ये E1 है, हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जंप करेगा तो इनका डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितना होगा, डिफरेंस ऑफ एनर्जी क्या होगा E2 माइनस E1। तो कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप हाई एनर्जी ऑर्बिट टू लो एनर्जी ऑर्बिट, एनर्जी रिलीज एज ए स्पेक्ट्रम, ठीक। तो क्या है नोट कर लीजिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप इन हाई एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज, एनर्जी रिलीज इन द फॉर्म ऑफ स्पेक्ट्रम। और फॉर्मूला क्या है ये, बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी बोर्स एटॉमिक मॉडल का है, नेक्स्ट टॉपिक है और फोर्थ वन मान लेते हैं। जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है अराउंड द न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगता है न्यूक्लियस के थ्रू, सेंटर की फोर्स लगता है, इसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम से एक बाहर की ओर फोर्स लगता है, उसे क्या कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इलेक्ट्रॉन के मूव करने से न्यूक्लियस फोर्स लगाता है इलेक्ट्रॉन पे क्योंकि उसके पॉजिटिव चार्ज होते हैं, तो न्यूक्लियस की ओर फोर्स जो लगता है उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। और
अपोजिट टू न्यूक्लियस फोर्स होता है, एक मूवमेंट करने की वजह से फोर्स लगता है, उसे कहते हैं आपका सेंट्रीफ्यूगल। किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स डेवलप होते हैं, इसलिए ना इलेक्ट्रॉन बाहर जा पाता है ना अंदर आता है, इसलिए ये स्टेबिलिटी शो करते हैं। तो कह सकते हैं व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व around the nucleus, they produce centrifugal force balanced by centripetal force. That is why atom is stable. That is why atom is stable. इसीलिए एटम स्टेबल होता है। अब नील्स बोर एटॉमिक मॉडल का कुछ ड्रॉबैक थे। क्या ड्रॉबैक थे? फर्स्ट तो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर्स एटॉमिक मॉडल, क्या ड्रॉबैक थे? फर्स्ट ड्रॉबैक ये था कि ये एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम और आयन के स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाए थे। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम और आयन का स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इनका मॉडल इस एक से अधिक इलेक्ट्रॉन रखने वाले एटम और आयन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था स्पेक्ट्रम को। दूसरा क्या था? जीमेन इफेक्ट। क्या है? जीमेन इफेक्ट और ये स्टार्क इफेक्ट को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? क्या फर्स्ट ड्रॉबैक क्या है? बोर्स एटॉमिक मॉडल not explain spectrum atom or ion having more than one electron. The Bohr's atomic model not explain spectrum, atom or ion having more than one electron. And those atom ion having more than one electron ये explain नहीं कर पाया। दूसरा क्या है? They do not explain about Zeeman effect and Stark effect. तो जीमान इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब होता क्या है ये थोड़ा समझ लीजिए। देखिए क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। क्या होती है? लाइन स्पेक्ट्रम के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है। अब इस स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रम पे मैग्नेटिक फील्ड लगा दी, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देने से क्या होता है, ये जो कंटिन्यू लाइन है वो स्प्लिट होके चलने लगती। क्या होती है? ब्रेक डाउन हो जाता है, टुकड़ों में चलती है आधा फिर देर बाद, तो ये ब्रेक हो जाती है। तो ये लाइन स्पेक्ट्रम ब्रेक हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। यही फिनोमिनम मैग्नेटिक फील्ड आप लगा दें
तब भी यही होता है, तो इसका नाम क्या हो जाता है आपका जीमान इफेक्ट। ओके, अब आपका ये सेकंड लेक्चर है एटॉमिक स्ट्रक्चर का, कंप्लीट हो गया सेकंड लेक्चर। हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे अर्लीस्ट आपको वीडियो मिलते रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू।